गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सुप्रभात बच्चों। वेलकम टू द हिंदी ऑनलाइन लेक्चर ऑफ स्टैंडर्ड 5। आज के ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों का अभ्यास किया है। लास्ट लेक्चर में हमने संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा, उदाहरण और उनके भेद देखे। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा। बच्चों, किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, मन के भाव और रिश्ते के नाम संज्ञा कहलाते हैं। जैसे रमेश, भरत, मनोहर, सीता, रमा व्यक्तियों के नाम हैं, तो कुत्ता, गाय, शेर, बंदर पशुओं के नाम हैं। मोर, कोयल, बुलबुल पक्षियों के नाम हैं। पुस्तक, कलम, पेड़ वस्तुओं के नाम हैं। पाठशाला, बाग, मंदिर स्थानों के नाम हैं। भाई, बहन, मामा रिश्तों के नाम हैं। दुख, आनंद, भय मन के भाव है। और बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने संज्ञा के भेद का भी अभ्यास किया था, जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने सर्वनाम का भी अभ्यास किया है। सर्वनाम की परिभाषा कुछ इस प्रकार है: जो शब्द संज्ञा के बदले में आए वह सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वे, कौन, क्या, कोई, जो, स्वयं तथा खुद। सर्वनाम के भेद कुछ इस प्रकार है: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चिल्ड्रंस, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हम पेटूराम इस पाठ में जिन विराम चिन्हों का अभ्यास किया था उन्हें फिर से एक बार अध्ययन करने वाले हैं और उसके बाद बूंदे इस कविता का रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं विराम चिन्ह के अध्ययन की तरफ। विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क्स। सबसे पहले पूर्ण विराम, जिसे इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। बच्चों, आपको स्क्रीन पर पूर्ण विराम का चिन्ह किस प्रकार होता है वो तो दिखाई दे रहा होगा। एक खड़ी रेखा खींची जाती है। चिल्ड्रंस, पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, अर्थात वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। छात्रों, आपको यह याद रखना होगा कि हमेशा इस विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्यों के अंत में ही होता है। इस चिन्ह द्वारा कथन या वाक्य की पूर्णता का बोध होता है। जिस प्रकार यह दो वाक्य लिखे हुए हैं: बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मैं पत्र लिख रहा हूँ। वाक्य पूर्ण होने के बाद यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया गया है। और भी कई वाक्यों में, जैसे हम लोग साथ साथ रहेंगे, हमें अपने देश से बहुत प्यार है, किसान खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं, इन वाक्यों के बाद पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। अब जानते हैं अल्प विराम के बारे में। कॉमा। चिल्ड्रंस, बोलते या पढ़ते समय जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहाँ अल्प विराम लगाते हैं। अल्प विराम का अर्थ होता है बहुत कम समय के लिए रुकना। पढ़ते या बोलते समय जहाँ बहुत कम समय के लिए रुकना पड़ता है वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग एक ही तरह के दो शब्दों के बीच भी किया जाता है और संबोधन सूचक शब्दों के बाद भी किया जाता है। जैसे कि उदाहरण पढ़ते हैं: मेज पर आलू, केला और अमरूद रखे हैं। दूसरा वाक्य: रवि इधर आओ। छात्रों, पहले वाक्य में मेज पर आलू, केला और अमरूद रखे हैं, इसमें आलू और केला इन दो शब्दों के बीच अल्प विराम लगाया है। उसी तरह दूसरे वाक्य में रवि इधर आओ, इनके बीच अल्प विराम चिन्ह प्रयोग किया गया है। अब बढ़ते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह की तरफ। क्वेश्चन मार्क। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो
उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। स्टूडेंट्स, प्रश्नवाचक चिन्हों को प्रश्नसूचक चिन्ह भी कहा जाता है और यह चिन्ह वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। अब नीचे जो दो वाक्य लिखे गए हैं वह प्रश्न है। इन्हें हम पढ़ते हैं। तुम कब तक वापस लौटोगे? क्या मैं कक्षा में आ सकता हूँ? ये दोनों वाक्यों के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है क्योंकि यह दोनों वाक्य प्रश्न हैं। अर्थात बच्चों, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। चिल्ड्रंस, अब तक हमने 3 चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त की। सबसे पहला पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम और तीसरा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम बढ़ते हैं अगले विराम चिन्ह की तरफ। विस्मयादि बोधक चिन्ह। इस चिन्ह में पूर्ण विराम की तरह एक रेखा खींची जाती है और उसके नीचे बिंदु यानी डॉट किया जाता है। चिल्ड्रंस, बात करते समय हम कभी कभी हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं और ऐसे भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात बच्चों, हर्ष, घृणा, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए तथा संबोधन के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं। अरे कहाँ चल दिए? छी छी, इतनी गंदगी कैसे? शाबाश, मुझे विश्वास था कि तुम कक्षा में प्रथम आओगे। छात्रों, यहाँ पर अरे, छी छी, शाबाश यह शब्द विस्मय, घृणा और प्रसन्नता यह भाव प्रकट कर रहे हैं, इसलिए इन शब्दों के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। चलिए अब जानकारी प्राप्त करते हैं उदाहरण चिन्ह के बारे में। इसमें 2 प्रकार है। पहला इकहरा उदाहरण चिन्ह और दूसरा दोहरा उदाहरण चिन्ह। आपको मोबाइल के स्क्रीन पर उदाहरण चिन्ह कैसे रेखांकित किया जाता है वह दिख रहा होगा। अब यह चिन्ह विशेष शब्द, पुस्तक, नाम, वस्तु, व्यक्ति के लिए लगाया जाता है। अब देखते हैं बच्चों कि एक हरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है और दो हरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 वाक्य लिखे गए हैं। पहला वाक्य जो है, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। मतलब बच्चों, इस वाक्य के द्वारा हमें पता चलता है कि 2 हरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन को जो क्या त्यों उद्धृत करने के लिए किया जाता है। अब दूसरा वाक्य पढ़ते हैं। मधुशाला हरिवंश राय की श्रेष्ठ काव्य कृति है। अब इस वाक्य में मधुशाला यह एक पुस्तक का नाम है। अर्थात बच्चों, एक हरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग नाम, उपनाम या किसी पुस्तक के नाम पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है। अब अगला चिन्ह है योजक चिन्ह। छात्रों, योजक चिन्ह का प्रयोग शब्दों के जोड़ों के बीच शब्दों को दोहराने की स्थिति में तथा सा, से, सी के साथ किया जाता है। अर्थात बच्चों, 2 या अधिक शब्दों को जोड़ने, तुलना करने, युग्म शब्द आदि में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर 2 उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं। मजदूर दिन रात काम करता है। सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करो। अब यहाँ पर पहले वाक्य में दिन रात इन शब्द में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है।
और दूसरा वाक्य सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करो, इसमें माता पिता इन शब्द में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, अभी तक हमने पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह और योजक चिन्ह इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम शुरुआत करते हैं दूसरी कविता की रिवीजन को। चिल्ड्रंस, इसके पहले हमने बूंदे इस कविता का अध्ययन किया है। आज हम इस ऑनलाइन लेक्चर में फिर से एक बार इस कविता को रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इस कविता को पढ़ने जा रही हूँ। आप सभी को अपना हिंदी का पाठ्य पुस्तक निकालना है। उसका पृष्ठ क्रमांक 4 मतलब पेज नंबर 4। चिल्ड्रंस, मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने अपना हिंदी विषय का पाठ्य पुस्तक निकाला होगा और उसका पृष्ठ क्रमांक 4 आपने ओपन किया होगा। अब आप सभी विद्यार्थियों का ध्यान पाठ्य पुस्तक में रहे। पृष्ठ क्रमांक 4, कविता दूसरी, बूंदे। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। धरती से नालों नदियों में, सागर में मिल जाती बूंदे। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। मेंढक मोर पपीहे कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। कवि रोहिताश्व अस्थाना। चिल्ड्रंस, अब मुझे बताओ कि इस कविता के कवि कौन है? जी हाँ, बिल्कुल सही। इस कविता के कवि रोहिताश्व अस्थाना जी है। बच्चों, बूंदे इस कविता में कवि रोहिताश्व अस्थाना जी बरसात के रूप में धरती पर आने वाली बूंदे किस तरह अपने साथ खुशहाली लाती है, इसका वर्णन करते हैं। तो चलिए एक एक पंक्ति को पढ़ते हैं और इस कविता का सरल भावार्थ जान लेते हैं। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। बच्चों, यहाँ पर बूंदे धरती पर रिमझिम आवाज़ करते हुए आ रही है, ऐसे कवि बता रहे हैं। यहाँ पर धरती इस शब्द का अर्थ है ज़मीन, पृथ्वी। मतलब धरती इस शब्द का समान अर्थी शब्द हुआ ज़मीन। अब अगली पंक्ति, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। अब जब यह बूंदे रिमझिम गाते हुए धरती पर आती है तो वह खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती है। बच्चों, बरसात के समय, बरसात के मौसम में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और यह जो नज़ारा है वह बहुत ही सुहावना होता है। इसलिए कवि कविता में कहते हैं कि बरसात के रूप में धरती पर आने वाली बूंदें अपने साथ हरियाली और खुशहाली लाती है। चिल्ड्रंस, यहाँ पर बाग इस शब्द का समान अर्थी शब्द है बगीचा। अब आगे, धरती से नालों नदियों में, सागर में मिल जाती बूंदें। बच्चों, हमने अभी तक देखा कि रिमझिम गाते हुए बूंदे धरती पर आती है और खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैला देती है। फिर यही बूंदे धरती से नालों में, फिर नदियों में और सागर में मिल जाती है। यहाँ पर नाला इस शब्द का अर्थ है बरसात का पानी बहने के लिए मानव द्वारा बनाया गया पक्का गड्ढा या गटर, धरती पर बहने वाली धारा। और सागर इस शब्द का अर्थ है समुद्र। मतलब बच्चों, यह जो बूंदे धरती पर आती है तब नालों नदियों में से बहकर सागर में मिल जाती है। बच्चों, धरती से नालों नदियों में
सागर में मिल जाती बूंदें इस पद्यांश में कुछ जल स्रोत के नाम आए हैं। वह है नदी, सागर और सबसे बड़ा जल स्रोत है बरसात। अब बढ़ते हैं अगली पंक्ति की ओर। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदें। छात्रों, अप्रैल मई महीने में लोग गर्मी से परेशान हो जाते हैं और जब बरसात होती है, यानी कि यह बरसात की बूंदें जब धरती पर आती है तो गर्मी से तपते लोगों को बहुत ही शीतलता पहुंचाती है। यहाँ पर शीतलता इस शब्द का अर्थ है ठंडक, और वैसे ही शीतलता इस शब्द का समान अर्थी शब्द हम लिखेंगे ठंडक। और आगे मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे। चिल्ड्रंस, यहाँ पर पपीहा इस शब्द का अर्थ है चातक, जो कि एक पक्षी कहलाता है, और हर्षाना इस शब्द का अर्थ है प्रसन्न होना। तो बच्चों, गर्मी से तपते लोगों को बूंदें शीतलता पहुंचाती है और मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल इन सभी का मन हर्षाती है। यानी ये जो बूंदें हैं वह इन सभी को प्रसन्न करती है। चिल्ड्रंस, मेंढक इस शब्द का समान अर्थी शब्द है मंडूक, और मोर इस शब्द का समान अर्थी शब्द है मयूर। मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ। मेंढक इस शब्द का समान अर्थी शब्द है मंडूक, तो मोर इस शब्द का समान अर्थी शब्द है मयूर। अब बूंदे इस कविता का सबसे आखिरी पद्यांश यानी सबसे आखिरी पंक्ति पढ़ते हैं। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। बच्चों, यहाँ पर पुरवाई इस शब्द का अर्थ है पूर्व दिशा से बहने वाली हवा, और इठलाना इस शब्द का अर्थ है मटकना, इतराना। बच्चों, कवि इस पद्यांश में कुछ इस तरह वर्णन कर रहे हैं कि बूंदे जो है वह रथ पर सवार होकर पुरवाई से यानी पूर्व दिशा से बहने वाली हवा की ओर से आ रहे हैं। वह इठलाते और मुस्काते हुए आ रहे हैं। तो छात्रों, अभी हमने बूंदे इस कविता का सरल भावार्थ जान लिया है। बच्चों, इस कविता में लयात्मक शब्द आए हुए हैं, मीन्स राइमिंग वर्ड्स, जिनका एंडिंग साउंड सेम होता है। तो देखते हैं कि कौन कौन से लयात्मक शब्द है, जैसे कि गाती, आती, फैलाती, मुस्काती, इठलाती, हर्षाती। मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ। गाती, आती, इठलाती, हर्षाती, फैलाती, मुस्काती। अब बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। मैं आपसे कुछ आसान से सवाल पूछती हूँ। सबसे पहले मुझे बताओ कि बूंदों ने किनका मन हर्षाया। यस, राइट, बूंदों ने मेंढक, मोर, पपीहा, कोयल इनका मन हर्षाया। अब दूसरा प्रश्न, पद्यांश में आए जल स्रोतों के नाम बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही। पद्यांश में नदी, सागर, बरसात इन जल स्रोतों का नाम आया है। बूंदों की सवारी का नाम बताइए। यस, बूंदों की सवारी का नाम है रथ। अब आगे कविता में आए हुए लयात्मक शब्द बताइए। जी हाँ, गाती, आती, इठलाती, हर्षाती, फैलाती, मुस्काती, यह कविता में आए हुए लयात्मक शब्द है। अब धरती इस शब्द का समान अर्थी शब्द बताइए।
धरती इस शब्द का समानार्थी शब्द है ज़मीन। अब मोर इस शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही। मोर इस शब्द का समानार्थी शब्द है मयूर। अब बाग इस शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। बाग इस शब्द का समानार्थी शब्द है बगीचा। अब शीतलता इस शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। शीतलता इस शब्द का समानार्थी शब्द है ठंडक। अब सबसे आखिरी में मेंढक इस शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। मेंढक इस शब्द का समानार्थी शब्द है मंडूक। बच्चों, बूंदें हरियाली कहाँ फैलाती है? यस, राइट। बूंदें खेतों, बागों, मैदानों में हरियाली फैलाती है। अब मुझे बताइए कि बूंदें शीतलता किसे पहुँचाती है? जी हाँ, बूंदें गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुँचाती है। स्टूडेंट्स, पूर्वाई इस शब्द का अर्थ बताइए। जी हाँ, पूर्वाई इस शब्द का अर्थ है पूर्व दिशा से बहने वाली हवा। और नाला इस शब्द का अर्थ क्या है? नाला इस शब्द का अर्थ है बरसात का पानी बहने के लिए मानव द्वारा बनाया गया पक्का गड्ढा या गटर, धरती पर बहने वाली धारा। अब सबसे आखिरी आसान सवाल, बूंदे इस कविता के कवि का नाम क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही। बूंदे इस कविता के कवि का नाम है रोहिताश्व अस्थाना जी। तो बच्चों, आज हमने इस ऑनलाइन लेक्चर में बूंदे इस कविता को फिर से एक बार रिवाइज किया है। और जो पेटूराम इस पाठ में हमें विराम चिन्ह का प्रश्न दिया गया था, निम्नलिखित विराम चिन्हों के नाम लिखो, इसके आधार पर पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह और योजक चिन्ह, इन विराम चिन्हों का हमने अभ्यास किया है। अब मैं आपको आज का होमवर्क यानी गृह कार्य बताती हूँ। सबसे पहले आपको अपनी स्कूल की हिंदी की नोटबुक में आज की डेट लिखनी है और उसके बाद जो रिवीजन का फ़ोटो इमेज मैं आपको सेंड करने वाली हूँ, उसको आपके हिंदी की नोटबुक में अच्छी राइटिंग में 1 टाइम कॉपी करना है। इस ऑनलाइन वीडियो में हमने जो प्रश्न उत्तरों की चर्चा की वही रिवीजन में है, तो इस रिवीजन में दिए हुए प्रश्न उत्तरों को, नोट्स को आपको अच्छी तरह से याद करना है। और आज का होमवर्क आपको कंपलसरी कंप्लीट करना है और कंप्लीट होने के बाद मेरे पर्सनल नंबर पे इसे सेंड करना है। मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, आज जो भी रिवीजन का फ़ोटो यानी इमेज मैं ग्रुप में सेंड कर रही हूँ, उसे आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में 1 टाइम अच्छी राइटिंग में लिखना है और उसके साथ साथ आपको इन नोट्स रिवीजन को लर्न भी करना है। धन्यवाद। थैंक यू चिल्ड्रंस। हैव अ नाइस डे।